हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बीटीएससी बिहार स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के एएनएम का जो है क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप भी जो है बिहार स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम वैकेंसी की जो है कंप्लीट सिलेबस वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइव क्लास छूट जाता है तो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा वो सब प्रोवाइड करवाया जाएगा, और मॉक टेस्ट भी आप लोगों का इसी बैच में ज्वाइन रहेगा। बैच का नाम मंजिल बैच है। बैच का फीस सिर्फ और सिर्फ 599 है। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो प्ले स्टोर पे जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है आज के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नर्सिंग का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है। स्कूल नर्सिंग, अस्पताल नर्सिंग, सामुदायिक नर्सिंग, सैन्य नर्सिंग। तो सबसे पुरानी नर्सिंग का प्रकार कौन सा है, तो वो है हमारा अस्पताल नर्सिंग। ठीक, जो कि रोगियों की देखभाल के लिए अस्पतालों में दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, तो अस्पताल नर्सिंग कहते हैं। यह सबसे पुराना प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सा है। दिल, मस्तिष्क, त्वचा, गुर्दा। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है हमारा त्वचा। ठीक है, त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग होता है, जो कि बाहरी आवरण होता है शरीर की। ये क्या करता है, तो सुरक्षा करता है और हमारा जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है। ठीक है, और अगर यही सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा तो कौन सी ग्रंथि होगी, तो यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता है तो यकृत, अंग पूछेगा तो त्वचा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन। तो हमारे स्वास्थ्य का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन जो है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति के जो है समग्र रूप से जो है संतुलन का, समग्र रूप से मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं, स्वस्थ बनाता है। ठीक है, तो अगर मानसिक और शारीरिक रूप से अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हम उसे एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधारिक चिकित्सा शब्द हाइपोथर्मिया का क्या अर्थ है। शरीर का अत्यधिक गर्म होना, शरीर का अत्यधिक ठंडा होना, शरीर का सामान्य तापमान, शरीर में रक्त का अत्यधिक बहाव। तो हाइपोथर्मिया होता कब है, तो हाइपोथर्मिया का कब तब होगा जब शरीर का जो तापमान है सामान्य से कम हो जाएगा, मतलब शरीर जो है ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो यह क्या करेगा, तो यह इसके हाइपोथर्मिया होने के कारण क्या होगा, तो शरीर के जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनको जो है नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी। तो एंटीबायोटिक दवाएं किसके लिए यूज़ होते हैं, तो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने और उसको कम्प्लीटली जो है एंड करने के लिए जो है हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन सी की कमी से होने से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स, स्कर्वी, अंधापन और ब्लड फ्लू। तो अगर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी होगा जिसमें क्या होगा, तो मसूड़ों में सूजन होगा और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसे हम लोग स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो विटामिन सी युक्त फल वल खाएंगे, जैसे कि आंवला, ये नींबू, ये सब हम लोग खाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एएनएम का पूरा नाम क्या है। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि जो कि सबको पता होना चाहिए। अगर आप एएनएम की ही तैयारी करनी है और एएनएम का ही फुल फॉर्म नहीं पता है तो फिर क्या ही आप लोग कर रहे हैं। तो एडवांस्ड नर्स मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ और एक्रेडिटेड नर्स मिडवाइफ। तो एएनएम का पूरा नाम क्या है, तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, जो कि क्या करती है, तो स्वास्थ्य सेवा देती है, मातृ एवं शिशु देखभाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है एएनएम निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौसम का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर शरीर में क्या होता है। बुखार,
हाइपोथर्मिया, हीट स्ट्रोक और ठंड। तो जब अगर बॉडी का जो तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, ठीक, तो ये क्या होगा, तो यह हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है, जो कि एक इमरजेंसी स्टेट है। हीट स्ट्रोक को हिंदी में जो है लू बोलते हैं, ठीक है। इसलिए उससे बचने के लिए हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अगर वो क्या बोलते हैं, वो ज़्यादातर इमरजेंसी ही के रूप में देखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 3, 4, 2 और 5। तो मानव जो हार्ट होता है, हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? तो टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से? 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल। नाम इनका हमारा क्या क्या रहता है? तो राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाइफाइड बुखार का मुख्य कारण क्या है? शुद्ध पानी की कमी, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, धूल, मच्छरों के काटने से। तो मतलब टाइफाइड बुखार फैलता क्यों है? तो टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण जो है वो फैलता है, जो कि किससे फैलता है? तो दूषित पानी या फिर खाद्य पदार्थ के माध्यम से फैल रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा भोजन लाभकारी है? हरी पत्तेदार सब्जियां, तला हुआ भोजन, रेड मीट और मीठे खाद्य पदार्थ। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें कैसे खाना चाहिए? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। हरी पत्ती क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर जो है ज़्यादातर मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि BCG टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, खसरा और टाइफॉइड। तो BCG का टीका क्यों लगाया जाता है? तो BCG का टीका जो है टीबी से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेटे-ग्यूवेरिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कौन हैं? प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर। तो जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है तो उसके प्रमुख कौन से हैं? तो स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। उसके प्रमुख कौन होते हैं? तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उसके प्रमुख होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट का क्या अर्थ है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, मॉड्यूलर, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। सेफ, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। तो स्मार्ट का अर्थ क्या होता है? तो स्मार्ट का हमारा अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड, ठीक है। यह एक क्या है? तो एक लक्ष्य निर्धारण विधि है, ठीक है, जिससे स्पेसिफिक मतलब हो गया स्पष्ट होना चाहिए, मापनीय होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, संगत होना चाहिए और समय सीमा भी इसमें शामिल रहता है, ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट के आधार पर किसी भी लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त में वसा की उपस्थिति के कारण, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण और रक्त में प्रोटीन के कारण। तो जो ब्लड का लाल रंग है वो क्यों होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड वेसल्स में पाया जाता है और वो ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण है? ज़्यादा नींद लेना, सही आहार का सेवन करना, नियमित व्यायाम करना, तनाव से बचना। तो अगर हमें स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो हमें सबसे अच्छा महत्वपूर्ण नियम कौन सा अपनाना चाहिए? तो सही आहार का सेवन करना। अगर हमारा खान पान सही रहेगा तो शरीर को अच्छा पोषण मिलेगा, ठीक है। तो पोषण अगर प्राप्त होगा तो वो बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट रहेगा। बट अगर खान पान ही अच्छा नहीं होगा तो फिर शरीर को न्यूट्रिशन, जो भी काम करने की शक्ति है वो सब कहाँ से मिलेगी?
अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला घटक कौन सा है? प्लेटलेट्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हमारा प्लेटलेट्स। कितना? तो 55%। ठीक है, 55% जो है ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स पाए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? तो लाल रक्त कोशिकाएं, मुझे यहाँ पर प्लाज्मा लगा। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं रक्त मात्रा, क्योंकि ये क्या करती हैं? तो जो ऑक्सीजन के शरीर के विभिन्न ये में अंगों तक पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खसरा रोग किस वायरस द्वारा फैलता है? पोलियो वायरस, खसरा वायरस, HIV वायरस और चिकन पॉक्स वायरस। तो ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि खसरा रोग किससे फैलता है? तो खसरा वायरस से जो है ये फैलता है। यह मुख्य रूप से कैसे फैलेगा? तो इसके मतलब लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे? तो खांसी, नाक बहना, त्वचा पर दाने, ये सब मतलब इसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखना, शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त की गति को नियंत्रित करना। तो भी मैंने ऊपर ही बताया था कि हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है? कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। कहाँ से? तो फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों तक पहुँचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो सूर्य के प्रकाश के कारण कौन सा जो है विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, जो कि हमारे बॉडी के त्वचा के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, और यह हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वस्थ शरीर के लिए एक दिन में कितनी पानी की मात्रा पीनी चाहिए? 1 से 2 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर। तो एक हेल्दी पर्सन को प्रतिदिन लगभग कितना पानी पीना चाहिए? तो 1 से 2 लीटर जो है पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर जो है हाइड्रेटेड रहे और जो भी टॉक्सिफाइड पदार्थ हैं वो बाहर निकल सकें यूरिन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान कब शुरू हुआ था? 1950, 1980, 1995 और 2000। तो भारत में जो पोलियो उन्मूलन अभियान था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो 1995 में। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? तो पोलियो वायरस के जो भी मतलब फैल रहा था उसको रोकना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का केंद्रीय नियंत्रण केंद्र के रूप में कौन काम करता है? हृदय, मस्तिष्क, लीवर और गुर्दे। तो कौन जो है शरीर का केंद्रीय नियंत्रण केंद्र है? तो वो है हमारा मस्तिष्क, जो कि क्या करता है? तो जो कि सभी शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस रोग के कारण आँखों की रोशनी कम हो जाती है? डायबिटीज़, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कैंसर, खसरा। तो किसके कारण आँखों की रोशनी कम होती है? तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण। ये कैसा रोग है? तो ये एक आनुवंशिक रोग होता है, जो कि रेटिना में उत्पन्न समस्याओं के कारण जो है दृष्टिहीनता का ये एक कारण बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंटीबायोटिक्स का प्रभाव किस पर होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सभी उपयुक्त। तो अगर एंटीबायोटिक्स है तो उसका जो प्रभाव है वो किस पे होता है? तो वो सिर्फ बैक्टीरिया पे होता है, केवल बैक्टीरिया पर के इन्फेक्शन पर वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। वायरस, फंगस या परजीवी पर किसी पे भी यह असर नहीं डालता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग पेशे का पालन करते समय नैतिकता का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? मरीजों का इलाज अच्छे से हो सके, समाज की राय सुधारने के लिए, नर्सों के लिए एक कानूनी आवश्यकता है,
नैतिकता किसी भी पेशे के लिए आधारभूत है। तो नर्सिंग पेशे में नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये नर्सों को पेशेवर जिम्मेदारी, ईमानदारी और मरीजों का अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, किसी भी पेशे के लिए है जो नैतिकता जो है की पॉइंट होता है, बेस होता है। अगर नैतिकता ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग किसी भी काम को अच्छे से कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोलियो के लिए कौन सा टीका प्रयोग किया जाता है? BCG, DTP, ओरल पोलियो वैक्सीन, OMR। तो कौन सा जो है पोलियो के लिए यूज़ होता है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, OPV जो कि ओरल रूट के थ्रू जो है दिया जाता है बच्चों को, और ये क्या करता है? तो ये बॉडी में जा कर के पोलियो वायरस के प्रवेश को जो है रोकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइपरटेंशन का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 140/90 mmHg से अधिक, 120/80 mmHg, 110/70 mmHg और 160/100 mmHg। तो हाइपरटेंशन होता कब है? तो जब रक्तचाप जो है 140/90 mmHg से अधिक होता है तब जो है हाइपरटेंशन होता है। यह फिर क्या करता है? तो यह फिर दिल की बीमारी या फिर अन्य कोई भी स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पाचन ग्रंथि, लीवर, थायराइड ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी ऊपर आप लोगों को बताया था कि अगर सबसे बड़ा ग्लैंड पूछेगा तो कौन सा ग्लैंड है हमारा? तो लीवर। यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जो कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और शरीर से टॉक्सिफाइड जो भी टॉक्सिफाइड पदार्थ होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको बाहर निकालता है। ठीक है, और यही अगर अंग का पूछेगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो त्वचा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, एनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है जिसमें कि शरीर में पर्याप्त जो है RBC नहीं बन पाता, जिससे कि ऊर्जा का कमी होगा और जो टायर्डनेस है, वीकनेस जो है महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे हृदय का पंप कहा जाता है? रक्त कोशिकाएं, हृदय, लीवर और मस्तिष्क। तो हृदय किसे कहा जाता है? तो हृदय को जो है शरीर का पंप कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? तो रक्त को जो भी मतलब आर्टरी है, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों में ब्लड को जो है पंप करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? अभी ऊपर ही हमने किया था, किसके कमी से रिकेट्स होगा? तो विटामिन D की कमी से। ठीक है, जो कि हड्डियों को कमज़ोर करेगा और उसमें विकृति लाएगा। ये ज़्यादातर किस में होता है? तो विशेष करके बच्चों में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हॉट फ्लश किस अवस्था में होता है? गर्भावस्था, मानसिक तनाव, मीनोपॉज और बुखार। तो पहला तो हॉट फ्लश होता क्या है? तो हॉट फ्लश होता क्या है कि शरीर में अचानक से गर्मी महसूस होगा और पसीना आएगा। तो ये कब होता है? तो ये मीनोपॉज में होता है। ठीक है, मीनोपॉज के दौरान हॉट फ्लश होता है जिसमें शरीर से अचानक गर्मी महसूस होगा और पसीना आने लगता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? हार्ट अटैक, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, हड्डियों की कमज़ोरी। तो ये मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि अगर जो है हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो जो भी हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में जाकर के जमा हो जाता है, जो कि फिर ब्लड फ्लो को क्या करते हैं? ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे कि क्या होगा? तो हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक का खतरा जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 220, 250 और 300।
तो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? जो टोटल जो है 206 हड्डियां होती हैं। बचपन में ये 300 तक की होती हैं, लगभग 300, और जैसे जैसे जो है एक बच्चा बड़ा होते जाता है वो हड्डियां जुड़ने लगती हैं, फिर वो एडल्ट होने होते तक 206 हड्डियां टोटल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थमा का मुख्य कारण क्या है? धूम्रपान, बैक्टीरिया, वायुमंडलीय प्रदूषण और परागकण। तो अस्थमा का जो है अस्थमा है क्या? तो अस्थमा एक श्वसन रोग है जो कि आमतौर पर किसके कारण होता है? तो परागकणों से, ठीक है, परागकण से जो है ये उत्तेजित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, मच्छर, वायरस, प्रदूषित पानी। तो मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मलेरिया हमारा एनाफिलस मच्छर के काटने से जो है फैलता है, ठीक, जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी को शरीर में एंटर कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिमागी बुखार इंसेफेलिटिस का मुख्य कारण क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी। तो दिमागी बुखार मुख्य रूप से होता किसके कारण है? तो वो है हमारा वायरस के कारण, ठीक है, वायरस के कारण होता है, जो कि क्या करता है? तो ब्रेन में सूजन जो है उत्पन्न कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तदान करने से क्या फायदा होता है? शरीर में खून का स्तर कम हो जाता है, शरीर में नई रक्त कोशिकाएं बनती है, शरीर में खून का प्रवाह बढ़ता है, शरीर में खून की गुणवत्ता कम होती है। तो रक्तदान करने से क्या होगा? तो शरीर में नई रक्त कोशिकाएं का जो है निर्माण होता है, जो कि क्या करते हैं? तो ब्लड के लेवल को सामान्य बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीका क्या है? वैक्सीन क्या है? एक प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया का इलाज, एक बायोलॉजिकल पदार्थ जो रोगों से बचाता है, एक प्रकार की दवाई। तो वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल पदार्थ है जो कि रोगों से बचाता है, जिसे शरीर में क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरक्षा इम्यूनिटी उत्पन्न करने के लिए जो है वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया के लक्षणों में कौन सा मुख्य लक्षण है? तेज बुखार, शरीर में सूजन, पसीने की अधिकता और अत्यधिक कमजोरी। तो मलेरिया के लक्षण में सबसे ज़्यादा मुख्य लक्षण क्या है? तो वो है हमारा तेज बुखार, ठंड लगेगा, तेज बुखार रहेगा, पसीना आएगा। तो ये सब जो है उसके मलेरिया के लक्षण है, जो कि किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग के किस पहलू में अधिक ध्यान देना चाहिए? बौद्धिक ज्ञान, शारीरिक देखभाल, मरीज की मानसिक स्थिति, सभी उपयुक्त। तो किस पहलू पे ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, सभी उपयुक्त। बौद्धिक ज्ञान पे भी, शारीरिक देखभाल पे भी और मरीज की मानसिक स्टेट पे भी, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे एक नर्स को जो है ध्यान देना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में सबसे अधिक किसका प्रतिशत होता है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा। तो सबसे ज़्यादा ब्लड में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेनोपॉज का सामान्य आयु क्या होती है? 35 से 40 वर्ष, 40 से 45 वर्ष, 45 से 50 वर्ष और 50 से 55 वर्ष। तो मेनोपॉज का आइडियल एज क्या होता है? तो मेनोपॉज आमतौर पर जो है महिलाओं में होता है 45 से 50 वर्ष के एज पे, जब मासिक धर्म की प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाती है, उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। और जो पहली बार जो है मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग मेनार्क कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोलेरा का मुख्य कारण क्या है? वायरस, विब्रियो क्लोराई बैक्टीरिया, परजीवी, फंगस। तो कोलेरा का हमारा मुख्य कारण क्या है? तो बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण? तो विब्रियो क्लोराई, जो कि किससे फैलता है? तो दूषित पानी या भोजन के माध्यम से।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऊपर ही में हम लोगों ने किया था कि विटामिन ए की कमी से क्या होगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस, अंधापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग के क्षेत्र में न्यायिक शब्द का क्या अर्थ है। चिकित्सकीय कर्तव्यों का पालन करना, मरीजों में अधिकारों की रक्षा करना, नर्सिंग प्रक्रियाओं की देखरेख करना और अस्पताल के प्रशासनिक कार्यों का संचालन। तो न्यायिक शब्द का मतलब क्या होता है, तो न्यायिक शब्द का मतलब होता है मरीजों के अधिकार की रक्षा करना। ठीक है, और उनके अधिकारों का पालन करना, उनके लिए उचित देखभाल सुनिश्चित करना जो है न्यायिक शब्द का अर्थ होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मरीज को उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन के दौरान किस चीज़ से बचना चाहिए। अधिक पानी पीने से, शारीरिक व्यायाम से, अधिक नमक खाने से और तनाव से। अगर हाइपरटेंशन वाला कोई पेशेंट है तो उसको किस चीज़ से बचना चाहिए, तो अधिक नमक खाने से, क्योंकि ये क्या करेगा, तो ये ब्लड प्रेशर को और बढ़ाएगा। ठीक है, जो कि फिर उसके जान पे भी खतरा बन सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। रक्त का थक्का बनाना, हड्डियों का निर्माण करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, ऊर्जा का स्तर बनाए रखना। तो विटामिन के का मेन काम क्या है, तो वो है रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करना, ठीक, जिससे कि ब्लीडिंग को रोका जा सके। अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है। एनीमिया, थायराइड विकार, पीलिया, ब्लड शुगर का असंतुलन। तो शरीर में अगर आयरन की कमी होगी तो उससे क्या होगा, तो उससे एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया होता है जिसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में आरबीसी नहीं बन पाता और व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। तो इस क्लास का PDF होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। और